हमारे चैनल डिटेक्टिव स्टोरीज में आपका स्वागत है। और आज की रहस्यमयी कहानी का नाम है द मिरर ऑफ द माइंड। लंदन की ठंडी हवा उस रात कुछ अलग थी। कोहरे ने पूरा आसमान निगल लिया था। थेम्स नदी के ऊपर भापसी धुंध तैर रही थी और हर गली में गैसलाइट की पीली लौ किसी अधूरे रहस्य की तरह झिलमिला रही थी। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, अपनी डायरी में लिख रहा था कि कैसे पिछले केस में हम दोनों मौत से बाल बाल बचे थे। 221 बी बेकर स्ट्रीट का वो कमरा हमेशा की तरह शांत था। बस शेरलॉक होम्स का वायलिन बज रहा था। उसके सुर ठंडी हवा में ऐसे फैल रहे थे मानो हर नोट किसी नए रहस्य को जन्म दे रहा हो। अचानक टप 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। 3 बार, और हर बार ठीक समान अंतराल पर। होम्स ने वायलिन नीचे रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वॉटसन, यह दस्तक किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। ऐसे लोग ही ऐसे ठहराव के साथ दरवाजा खटखटाते हैं, जो सोचकर नहीं बल्कि नापकर कदम रखते हैं। मैंने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक आदमी, काला कोट, सधी हुई चाल और आंखों में वही नापतोल की गहराई जो मैंने सिर्फ होम्स में देखी थी। उसने टोपी उतारी और झुककर कहा, मिस्टर होम्स, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। होम्स ने हल्की सी भौं उठाई, फिर मुस्कुराया। आहा, बंगाल का मशहूर जासूस। आपसे मुलाकात की चर्चा मैं कैलकटा मेडिकल जर्नल के पन्नों में पढ़ चुका हूं। मैं थोड़ा चौंका। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? होम्स ने हंसते हुए कहा, वॉटसन, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बनारस केमिकल मर्डर्स केस को एक शब्द, स्मृति, से सुलझाया था। मैं तब से इनके दिमाग का प्रशंसक हूं। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, और मैं आपके बास्करविल वाले तर्कों का। लेकिन मैं यहां प्रशंसा के लिए नहीं, एक चेतावनी देने आया हूं। मैं चौंक गया। चेतावनी? हां, उसने धीरे से कहा, एक ऐसे अपराध के बारे में जो अभी हुआ नहीं, पर आज रात होने वाला है। होम्स की आंखों में चमक आई। कृपया बैठिए, मिस्टर बख्शी। अब यह बातचीत दिलचस्प होती जा रही है। रहस्य की शुरुआत ब्योमकेश ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, द मिरर रिमेंबर्स। उसने कहा, कल रात कोलकाता से लंदन आने वाली स्टीमशिप ओरियन पर एक वैज्ञानिक, डॉक्टर एड्रियन फॉल्कनर, मरे हुए पाए गए, लेकिन शव गायब है। जहाज के कप्तान ने कहा कि मृत्यु असंभव परिस्थिति में हुई, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां लोहे की जालियों से ढकी थी। मैंने कहा, मतलब क्लासिक लॉक्ड रूम मर्डर? बिल्कुल, ब्योमकेश बोला, लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। डॉक्टर फॉल्कनर की प्रयोगशाला में ये नोट मिला, द मिरर रिमेंबर्स, और दीवार पर किसी अज्ञात भाषा में बना एक प्रतीक। उसने स्केच निकाला, 3 वृत्त जो एक दूसरे के अंदर थे, बीच में एक बिंदु। होम्स ने तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया। वॉटसन, ये ट्रिनिटी सर्कल है, अल्केमी में इस्तेमाल होने वाला चिन्ह। इसका मतलब होता है मन, पदार्थ और स्मृति। मैंने कहा, मतलब ये हत्या किसी वैज्ञानिक प्रयोग से जुड़ी हो सकती है? संभावना है, होम्स बोला, लेकिन सवाल यह है कि शव कहाँ गया? ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, वही खोजने मैं यहां आया हूं, क्योंकि मेरे पास उस जहाज का ब्लूप्रिंट है और उसमें एक ऐसा कमरा है जो रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं। होम्स थोड़ा आगे झुका। आपका मतलब कोई गुप्त प्रयोगशाला? हां, और मुझे पूरा यकीन है कि वहां किसी ने स्मृति को संचित करने की मशीन बनाई थी। मैंने कहा, स्मृति को मशीन में? ब्योमकेश बोला, आपको अजीब लग सकता है, डॉक्टर, पर बंगाल के कुछ प्रयोगशालाओं में एक सिद्धांत पर काम चल रहा था कि दिमाग की विद्युत तरंगों को धातु के माध्यम में स्थायी रूप से दर्ज किया जा सकता है। डॉक्टर फॉल्कनर उसी प्रयोग को आगे बढ़ा रहे थे। होम्स ने धीरे से कहा, यानी उन्होंने अपनी यादें किसी मशीन में रिकॉर्ड कर दी होंगी।
कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर होम्स बोला, मिस्टर बख्शी, क्या आपने वो उपकरण देखा है? नहीं, ब्योमकेश बोला, लेकिन मैंने उसकी गंध महसूस की थी। मैंने हैरानी से कहा, गंध? हाँ, उसने कहा, वहां पारे और बर्न्ट कॉपर की मिलीजुली गंध थी, जो बताती है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस वहां सक्रिय था। होम्स मुस्कुराया, वॉटसन, अब हम बात कर रहे हैं तर्क की भाषा में। अपराध की जांच शुरू अगले ही दिन हम तीनों स्टीमशिप ओरियन के डॉक पर पहुंचे। जहाज के हर हिस्से में सन्नाटा था। कप्तान ने हमें वो केबिन दिखाया जहां मौत हुई थी। दरवाजा अंदर से बंद था और ताले पर सील अब भी लगी थी। होम्स ने अपनी छोटी चाबी से उसे खोला। अंदर एक कमरा, मेज पर एक टूटा हुआ शीशा, दीवार पर वही 3 वृत्तों वाला चिन्ह, और कोने में पड़े थे 2 तार, तांबे और चांदी के। होम्स झुक गया और फर्श पर कुछ चुना। एक बाल का टुकड़ा, पर वो बाल इंसानी नहीं था, धातु का। ये क्या है? मैंने पूछा। होम्स ने हल्के स्वर में कहा, मेटल फिलामेंट, यानी किसी मैकेनिकल क्रीचर का हिस्सा। ब्योमकेश ने कहा, तो क्या डॉक्टर फॉल्कनर किसी ऐसी मशीन बना रहे थे जो सोच सके? होम्स बोला, शायद, या फिर कोई ऐसा आईना बना रहे थे जो याद रख सके। मैं चौंक गया। याद रख सके? हाँ, होम्स बोला, अगर दिमाग की तरंगों को किसी परावर्तक सतह पर इम्प्रिंट किया जा सके, तो सैद्धांतिक रूप से वो सतह उस व्यक्ति के विचारों को दोहरा सकती है। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, तो द मिरर रिमेंबर्स का मतलब यही है। कमरा ठंडा था, पर हवा में किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास था। होम्स ने दीवार पर रखे पुराने शीशे के पास जाकर देखा, और जैसे ही उसने अपनी उंगली लगाई, शीशा हल्का सा कांप उठा। मैंने डरकर कहा, क्या आपने देखा? हां, होम्स बोला, यह साधारण शीशा नहीं है। इसके पीछे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सक्रिय है। ब्योमकेश ने कहा, मतलब किसी ने उसे चालू रखा है अब तक। रहस्य और गहराता गया। होम्स ने शीशे के पीछे की दीवार पर हल्की ठकठकी। खोखली है, वो बोला। वॉटसन, मेरी चाकू दो। उसने दीवार की एक परत काटी और भीतर से निकला एक छोटा सा बॉक्स, जिसमें तारों का जाल और बीच में एक छोटी कांच की गोल डिस्क थी। ब्योमकेश ने उसे उठाया। ये वही स्मृति डिस्क होगी। होम्स ने ध्यान से देखा। इस पर सूक्ष्म उभार है, जैसे किसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर। अगर मैं सही हूं, तो इस पर किसी इंसान की मस्तिष्क तरंगे अंकित है। मैंने कहा, मतलब हम उसका मन सुन सकते हैं? अगर हमारे पास सही उपकरण हो तो। हां, होम्स बोला। ब्योमकेश ने कहा, मुझे लगता है ये डिस्क रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चलाई जा सकती है। वहां के प्रोफेसर वॉलेस ऐसे उपकरणों पर काम कर रहे हैं। होम्स ने सिर हिलाया। ठीक है, हम वही चलेंगे। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। होम्स ने इशारा किया, चुप रहो। कदम पास आ रहे थे। फिर ठक ठक। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर एक आदमी खड़ा था, काला रेनकोट, चेहरे पर स्कार्फ, और आंखों में डर नहीं, चुनौती थी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसने अंग्रेजी में कहा। होम्स ने शांत स्वर में कहा, शायद वही जो तुम नहीं चाहते कि कोई करे, सच्चाई ढूंढना। वो आदमी हंसा। तुम्हें नहीं पता, होम्स, जो यादें उसने कैद की थी, वो अब जीवित है। कौन? ब्योमकेश ने पूछा। डॉक्टर फॉल्कनर की आत्मा नहीं, उसने कहा, उनका विचार, और वो किसी के शरीर में आ चुका है। हम सब एक पल को ठिठक गए। होम्स ने धीरे से पूछा, किसके शरीर में? वो बोला, तुम्हारे किसी बहुत करीबी के। और इससे पहले कि हम कुछ पूछ पाते, वो आदमी धुंध में गायब हो गया। बस पीछे छूट गई थी उसी गंध की हल्की लकीर, पारे और तांबे की। हम तीनों चुप खड़े रहे। लंदन का कोहरा अब जहाज के चारों ओर फैल चुका था। दूर बिग बेन की घड़ी ने 12 बजाए। ब्योमकेश ने कहा, मिस्टर होम्स, अगर वो आदमी सच कह रहा है,
तो इसका मतलब है डॉक्टर फॉल्कनर की चेतना किसी इंसान में जीवित है, होम्स ने धीरे से कहा। और शायद वो इंसान हमारे बीच ही है। डॉक्टर वॉटसन के हाथ में पकड़ी डायरी गिर गई। उसकी आखिरी पंक्ति में लिखा था, द मिरर सीज वॉट द आइज कैनॉट। और कमरे की दीवार पर वो पुराना शीशा धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगा। लंदन का कोहरा उस सुबह कुछ ज्यादा भारी था। थेम्स नदी के किनारे की हवा में नमक और कोयले की गंध मिली हुई थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन 221 बी बेकर स्ट्रीट पर पहले से ही बेचैनी फैल चुकी थी। शेरलॉक होम्स खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में अपनी पाइप और आंखों में गहरी सोच का रंग। मैं, डॉक्टर वॉटसन, उसकी मेज पर रखी उस कांच की गोल डिस्क को देख रहा था, वही जो स्टीमशिप ओरियन से मिली थी। ब्योमकेश बख्शी हमारे सामने बैठा था, शांत, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह रात भर सोया नहीं है। मेज पर फैले थे नक्शे, नोट्स और जहाज की तस्वीरें। मिस्टर बख्शी, होम्स ने कहा, आपने कहा था कि इस डिस्क में डॉक्टर फॉल्कनर की यादें कैद हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कोई क्यों चाहेगा कि अपनी स्मृतियां जीवित रहें? ब्योमकेश ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो किसी चीज से डरते थे, शायद मृत्यु से नहीं, भूल जाने से। मैंने कहा, लेकिन किसी व्यक्ति की चेतना मशीन में कैसे जा सकती है? यह तो असंभव लगता है। होम्स ने मुस्कुराकर कहा, वॉटसन, विज्ञान असंभव नहीं, केवल अधूरा होता है। अगर मस्तिष्क को विद्युत तरंगों के रूप में समझा जाए तो उनका पैटर्न रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक वैसे जैसे संगीत किसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित होता है। सवाल है, क्या कोई ऐसा उपकरण बना सकता था? ब्योमकेश ने कहा, डॉक्टर फॉल्कनर के साथ प्रोफेसर हैरोल्ड क्विन नामक व्यक्ति काम करता था। उसका पता है ब्लूम्सबरी स्ट्रीट 11। वहीं हमें जवाब मिल सकता है। होम्स ने टोपी उठाई, तो चलिए आज स्मृतियों की जांच करते हैं। ब्लूम्सबरी की प्रयोगशाला, लंदन का वो इलाका पुराने गोदामों और प्रयोगशालाओं से भरा था। ब्लूम्सबरी स्ट्रीट 11 पर एक जर्जर मकान था, जिसके बाहर लिखा था, एच क्विन, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। हम अंदर गए। कमरा धुएं और गंधक की बदबू से भरा था। दीवारों पर पुरानी मशीनें थी, कॉइल्स, बैटरियां, तारों का जाल और बीच में एक अजीब सी कुर्सी, जिसके ऊपर एक गोलाकार हेलमेट जैसा यंत्र लगा था। होम्स ने कहा, यह वही उपकरण है जिससे फॉल्कनर प्रयोग करते थे, द मिरर चेंबर। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मिस्टर होम्स। हम मुड़े। दरवाजे पर एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। वो धीरे धीरे चला और बोला, मैं प्रोफेसर हैरोल्ड क्विन हूं। और तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो, डॉक्टर फॉल्कनर, वो मरा नहीं है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो मुस्कुराया। उसने मरने से पहले खुद को इस मशीन में स्थानांतरित कर लिया। अब उसका शरीर नहीं, लेकिन उसका मन अब भी जिंदा है। ब्योमकेश आगे बढ़ा, तो आप कह रहे हैं कि यह मशीन किसी व्यक्ति की चेतना को सहेज सकती है? हां, क्विन बोला, पर गलती यह हुई कि प्रयोग आधा ही पूरा हुआ। उसका मन अधूरा रहा, इसलिए अब वह अधूरा विचार बन गया है, जो किसी और के दिमाग में प्रवेश कर सकता है। होम्स ने शांत स्वर में पूछा, किसी और के? मतलब क्या डॉक्टर फॉल्कनर की चेतना अब किसी और के शरीर में है? क्विन ने सिर झुका लिया। हां, और शायद वही हत्यारा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने पूछा, लेकिन आप कैसे जानते हैं? क्विन ने धीरे से कहा, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैंने मशीन दोबारा चालू की तो उसने मुझसे बात की। होम्स ने कहा, क्या कहा? क्विन के होंठ कांपे। उसने कहा, मैं अब भी देख रहा हूं। आईने की आंख होम्स ने कुर्सी के पास रखे उपकरणों को परखा। तारों का जाल, कॉइल्स और एक बड़ी शीशे जैसी डेस्क। उसने ब्योमकेश से कहा, इस कमरे में बिजली कहां से आती है? पीछे एक जनरेटर है, ब्योमकेश बोला। ठीक है, होम्स बोला, इसे चालू कीजिए। जैसे ही बिजली आई, मशीन से हल्की गूंज उठी।
शीशे की सतह पर धुंधला प्रतिबिंब उभरा। फिर एक चेहरा, धुंधला पर स्पष्ट, डॉक्टर फॉल्कनर का चेहरा। मैंने भय से कहा, हे भगवान! वो चेहरा धीरे धीरे बोलने लगा। आवाज आई, जैसे किसी पुराने ग्रामोफोन से, तुम सोचते हो मैं मर गया, पर मैंने खुद को आईने में छिपा लिया है। होम्स आगे बढ़ा, डॉक्टर फॉल्कनर, अगर ये सच है तो बताइए, आपको किसने मारा? आवाज आई, मुझे किसी ने नहीं मारा, मैंने खुद को मिटाया। ब्योमकेश बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहता था। आवाज कांपी। मुझे यादें खोने का डर था, और अब मैं खुद एक याद बन चुका हूं। अचानक मशीन जोर से कांपने लगी। लाइट झपकाई। क्विन चिल्लाया, बंद करो इसे, इसका संपर्क अब स्थिर नहीं है। होम्स ने स्विच दबाया। आवाज रुक गई। शीशा फिर सामान्य हो गया। होम्स ने कुछ देर चुप्पी में सोचा, फिर बोला, वॉटसन, ब्योमकेश, ये मामला अब हत्या से ज्यादा पहचान का है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें डॉक्टर फॉल्कनर की यादें मौजूद है। हमें ढूंढना होगा कि वो कौन है। ब्योमकेश बोला, पर ऐसा कौन होगा जो प्रयोगशाला तक पहुंच रखता हो? क्विन ने जवाब दिया, फॉल्कनर की एक सहायक थी, एवेलिन मॉरिस। वो आखिरी बार उसी रात प्रयोग के समय मौजूद थी। होम्स ने नोट किया, पता, मैरीलिबोन स्ट्रीट 32। क्विन बोला, एवेलिन मॉरिस शाम के समय हम वहां पहुंचे। घर छोटा था, लेकिन दरवाजे पर ताजी गुलाब की खुशबू थी। एक महिला ने दरवाजा खोला, हल्के सुनहरे बाल और आंखों में अजीब उदासी। मिस मॉरिस? होम्स ने पूछा। हां, उसने धीरे से कहा। आप कौन? शेरलॉक होम्स। होम्स ने परिचय दिया। हम डॉक्टर फॉल्कनर के बारे में बात करना चाहते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो अब नहीं रहे। ब्योमकेश बोला, क्या आप उस रात वहां थी? वो धीरे धीरे सिर झुकाकर बोली, हां। उन्होंने कहा था, अगर मैं कुछ भी अजीब देखूं तो डरना नहीं। फिर अचानक मशीन से नीली रोशनी निकली और वो गिर पड़े। होम्स ने पूछा, फिर वो गायब हो गए। बस इतना। मैंने ध्यान से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी कलाई पर एक हल्का जलने का निशान था। होम्स ने कहा, आपकी कलाई पर यह निशान? कहां से? मशीन से, उसने जल्दी से कहा। शायद बिजली छू गई थी। होम्स ने बिना कुछ कहे उसका निरीक्षण किया, फिर मुस्कुराया। मिस मॉरिस, क्या मैं आपकी अनुमति से एक छोटा प्रयोग कर सकता हूं? वो हिचकिचाई। कैसा प्रयोग? सिर्फ एक सरल चीज। होम्स बोला, कृपया इस शीशे में देखिए। उसने सामने रखा आईना उठाया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर आईने में उसका चेहरा बदलने लगा और कुछ सेकंड बाद वही चेहरा उभरा, डॉक्टर फॉल्कनर का। मैंने चीखते हुए कहा, यह क्या? होम्स ने धीमे स्वर में कहा, अब सब साफ है। डॉक्टर फॉल्कनर की चेतना इसी के भीतर जीवित है। एवेलिन ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं एवेलिन हूं, मैं वही हूं। ब्योमकेश बोला, या शायद अब नहीं। होम्स ने उसे शांत किया। मिस मॉरिस, आपने कुछ गलत नहीं किया। यह मशीन का परिणाम है, लेकिन हमें जानना होगा, आपने प्रयोग दोबारा कब चलाया? वो रो पड़ी। 3 दिन पहले। मुझे उसके मन की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं अधूरा हूं। मैंने सोचा, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। होम्स ने गहरी सांस ली और उसी वक्त आप में उसका माइंड पैटर्न आ गया। हमने तय किया कि एवेलिन को प्रयोगशाला ले जाकर मशीन से अलग किया जाए। लेकिन होम्स ने कहा, अगर यह प्रक्रिया उल्टी हुई तो उसका शरीर नहीं, दिमाग खत्म हो जाएगा। ब्योमकेश बोला, तो क्या करें? पहले हमें यह जानना होगा कि उसका माइंड इम्प्रिंट स्थायी है या अस्थायी। होम्स बोला। हम उसे लेकर फिर क्विन की प्रयोगशाला पहुंचे। मशीन चालू की गई। क्विन ने कहा, अगर चेतना अलग की जा सकती है तो इस उपकरण के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बदला जाएगा। एवेलिन कुर्सी पर बैठी। मशीन से हल्की रोशनी निकली।
आईने की सतह पर दो छवियां उभरी, एक एवेलिन की और दूसरी फॉल्कनर की। होम्स ने कहा, अब ध्यान से देखो, कौन किसे देख रहा है? और तभी कुछ असामान्य हुआ। फॉल्कनर की छवि ने एवेलिन के प्रतिबिंब की ओर मुड़कर देखा। क्विन चिल्लाया, ये उल्टा हो रहा है। मशीन झिलमिलाई, चिंगारियां निकली और एवेलिन बेहोश होकर गिर पड़ी। सब कुछ रुक गया। होम्स ने तुरंत उसकी नब्ज देखी, धीमी पर जिंदा। आईने पर फॉल्कनर की छवि गायब थी। ब्योमकेश बोला, क्या प्रयोग सफल हुआ? होम्स ने शांत स्वर में कहा, हां, लेकिन अधूरा। मैंने पूछा, मतलब? फॉल्कनर की चेतना तो खत्म हुई, होम्स बोला, पर उसकी कुछ स्मृतियां अब भी एवेलिन के मन में है। दूसरा मोड़, हम तीनों थके हुए थे, लेकिन जैसे ही होम्स ने मशीन की टेबल पर नजर डाली, उसने एक अजीब बात देखी। डिस्क के नीचे एक नया नोट रखा था, जो पहले वहां नहीं था। उस पर लिखा था, द मिरर लाइज। ब्योमकेश ने उसे उठाया। मतलब आईना झूठ बोलता है? होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, या फिर सच्चाई वही नहीं है जो हमने देखी? क्विन चौंका, आपका मतलब? होम्स ने कहा, अगर फॉल्कनर ने सच में खुद को मिटाया होता, तो ये नोट कौन रख गया? कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, इसका मतलब है कोई और है जो ये सब नियंत्रित कर रहा है। होम्स ने सिर हिलाया, और अगर मैं सही हूं, तो असली फॉल्कनर अब भी जीवित है। अगली सुबह कोहरे के बीच बिग बेन की घंटी ने 9 बजाए। होम्स ने अपनी डायरी में लिखा, आईना अब सच्चाई नहीं दिखाता, शायद अब वो खुद सोचने लगा है। और तभी खिड़की के बाहर किसी ने एक लिफाफा फेंका। होम्स ने खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो में मैं, डॉक्टर वॉटसन, और मेरे पीछे वही आईना, जिसमें अब मेरा नहीं, डॉक्टर फॉल्कनर का चेहरा दिख रहा था। लंदन, 2 दिन बाद। कोहरा फिर लौट आया था, पर इस बार हवा में कुछ और था, डर। सुबह की पहली किरण के साथ ही अखबारों की सुर्खियां फैली। रॉयल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर की रहस्यमय मौत। कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ। जब मैंने वो खबर पढ़ी, तो मेरा दिल धक से रह गया। होम्स पहले से ही अखबार हाथ में लेकर बोला, देखो वॉटसन, ये वही इंस्टीट्यूट है जहां हमें उस स्मृति डिस्क को चलाना था। ब्योमकेश बख्शी, जो उसी सुबह हमारे पास लौटा था, धीरे से बोला, फॉल्कनर की चेतावनी अब सच हो रही है। आईना झूठ नहीं बोल रहा था, वो अब चुन रहा है। मौत जो आईने के सामने हुई, हम तुरंत रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहुंचे। बाहर पुलिस थी, पर स्कॉटलैंड यार्ड ने केस होम्स को सौंप दिया था। कमरा बंद था, ठीक पहले जैसी घटना की तरह। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां सील, और भीतर एक मृत शरीर। कमरे के बीचों बीच लेटा था प्रोफेसर वॉलेस। उसका चेहरा ऐसे था मानो उसने अपनी ही परछाई से डरकर दम तोड़ दिया हो। होम्स ने धीरे से कमरे का निरीक्षण किया। फर्श पर कोई संघर्ष नहीं, न कोई हथियार। सिर्फ दीवार पर लिखा था, ही रिमेंबर्ड। ब्योमकेश ने कहा, यानी उसने कुछ याद किया था। शायद वही जो उसे नहीं याद करना चाहिए था। मैंने घबराकर कहा, क्या यह किसी मानसिक आघात से हुई मौत हो सकती है? होम्स ने कहा, शायद, या शायद उसके मन में किसी और का विचार प्रवेश कर गया हो। ब्योमकेश बोला, तो यह हत्या किसी व्यक्ति ने नहीं, स्मृति ने की है। रहस्यमय प्रतीक होम्स ने टेबल पर रखे नोटबुक को उठाया। उसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मिरर पैटर्न एक्टिव। होम्स ने शांत स्वर में कहा, ब्योमकेश, ये वही शब्द है जो फॉल्कनर के प्रयोग से जुड़ा था। मतलब ये पैटर्न अब किसी सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ब्योमकेश ने दीवार पर नजर डाली। वहां फिर वही 3 वृत्तों वाला चिन्ह था, ट्रिनिटी सर्कल। उसने कहा, जिसने ये चिन्ह छोड़ा, वो जानबूझकर ये संदेश दे रहा है कि अपराध तर्क से परे नहीं है। होम्स बोला, मतलब ये किसी मानव विचार नेटवर्क जैसा कुछ है, जिसमें एक दिमाग से दूसरे दिमाग में तरंगे जा रही है, स्मृतियों के माध्यम से। मैंने धीरे से कहा, मतलब कोई अदृश्य कड़ी है जो इन मौतों को जोड़ रही है।
होम्स ने सिर हिलाया। और उस कड़ी का नाम है आईना। हम तीनों रात को फिर क्विन की प्रयोगशाला लौटे। क्विन अब बेहद डरा हुआ था। उसने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं होम्स, आईना अब मशीन नहीं रहा। वो सक्रिय है, हर उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसने उसकी यादें छुई है। ब्योमकेश ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हर संपर्क रखने वाला व्यक्ति अब खतरे में है? हां, क्विन बोला, और उनमें एक नाम तुम्हारा भी है, होम्स। होम्स हंसा। तो शायद आईने को तर्क पसंद नहीं है, क्विन ने हताश होकर कहा। तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा है। कल रात ये मशीन अपने आप चालू हुई थी और शीशे में तुम्हारा चेहरा उभर आया था। मैं और ब्योमकेश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। होम्स ने बस इतना कहा, तो इसका मतलब है अगला लक्ष्य मैं हूं। हमने प्रयोगशाला में रात्रि पहरा रखने का निर्णय लिया। रात के 10 बजे सब कुछ शांत था। कमरे के बीच वही बड़ा आईना रखा था। होम्स ने उसके सामने एक कुर्सी लगाई और बैठ गया। ब्योमकेश कमरे के दूसरे छोर पर और मैं दरवाजे के पास निगरानी में था। घंटे बीतते गए, कहीं से कोई हलचल नहीं। फिर अचानक आईने की सतह पर हल्की लहरें उभरी। धीरे धीरे एक चेहरा बनता गया, वही डॉक्टर फॉल्कनर। पर इस बार उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, तुम सोचते हो तुम मुझे रोक लोगे, शेरलॉक? होम्स ने कहा, अगर तुम सच में सोच सकते हो तो जवाब दो, क्यों ये सब कर रहे हो? आईना हंसा, क्योंकि तुम सबने मेरा विचार चुरा लिया। अब मैं तुम्हारे विचारों को अपना बना लूंगा। होम्स ने शांत स्वर में कहा, स्मृतियां तब तक जिंदा रहती है जब तक उन्हें कोई याद करता है, पर तुम तो सिर्फ एक परछाई हो। फॉल्कनर की छवि चिल्लाई, परछाई ही असली होती है होम्स, असली तुम कभी दिखाई नहीं देते। अचानक लाइट्स बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। मशीन अपने आप चलने लगी। कांच की सतह पर अब 3 चेहरे दिखे, फॉल्कनर, होम्स और ब्योमकेश। मैंने चिल्लाया, बंद करो इसे। क्विन ने स्विच दबाया, पर कोई असर नहीं। ब्योमकेश ने कहा, यह किसी और शक्ति से चल रहा है, शायद किसी मानसिक तरंग से। होम्स बोला, तो हमें इसे उसी भाषा में रोकना होगा, तर्क की भाषा में। तर्क बनाम स्मृति। होम्स आईने के सामने गया और बोला, अगर तुम सच में फॉल्कनर हो तो ये सवाल हल करो, जब आईना किसी को देखता है तो असली कौन होता है, दर्शक या प्रतिबिंब? फॉल्कनर की छवि मुस्कुराई, प्रतिबिंब, क्योंकि वही सच दिखाता है। गलत, होम्स बोला, प्रतिबिंब सिर्फ रोशनी का उल्टा रास्ता है। सच्चाई वो है जो रोशनी से पहले थी। आईना कांपने लगा, रोशनी फैलने लगी। ब्योमकेश चिल्लाया, होम्स, यही तरीका है, इसे अपने ही विरोधाभास में उलझाओ। होम्स ने जारी रखा, अगर तुम सब कुछ याद रखते हो तो भूलने की क्षमता कहाँ गई? क्योंकि बिना भूल के याद भी व्यर्थ है। आईने में दरारें पड़ने लगी। अंदर से नीली चमक निकली। नहीं, फॉल्कनर की आवाज आई, मुझे मिटाया नहीं जा सकता। पर तर्क के अनुसार, होम्स बोला, हर विचार का अंत तब होता है जब वो खुद पर सवाल उठाता है। और तभी आईना फट गया। चमक का विस्फोट हुआ। मैंने अपनी आंखें ढक ली। धूल में बिखरी यादें। जब सब शांत हुआ, कमरा धुएं से भर गया था। आईना टूट चुका था, टुकड़े जमीन पर चमक रहे थे। क्विन कांपते हुए बोला, सब खत्म हो गया। होम्स ने धीरे से कहा, नहीं क्विन, ये तो शुरुआत है। ब्योमकेश ने पूछा, कैसे? होम्स ने एक टुकड़ा उठाया। उस पर हल्की चमक थी, और जैसे ही उसने उसे देखा, टुकड़े पर उसका चेहरा उभरा। पर वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली होम्स नहीं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, इसका मतलब? होम्स बोला, स्मृति का एक अंश अब भी जीवित है। आईना तोड़ने से विचार नहीं मरता, वो बस कई हिस्सों में बंट जाता है। ब्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, मतलब अब वो हर जगह हो सकता है? हाँ, होम्स बोला, हर उस व्यक्ति की आंखों में
जिसने कभी उस आईने को देखा था। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कमरे की दीवार पर आईने की परछाई अब भी हल्के हल्के चमक रही थी, मानो वो अब भी सुन रहा हो। रात के आखिरी पहर जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे, मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा अब कुछ और घना था। सामने एक गली में किसी ने टॉर्च चलाई और कुछ पल के लिए मैंने देखा, वहां एक आदमी खड़ा था, काले कोट में, और उसकी आंखों में वही चमक, आईने की। होम्स ने मेरी ओर बिना देखे कहा, वॉटसन, अगर कभी किसी आईने में तुम्हें अपनी आंखों के अलावा किसी और की परछाई दिखे तो उस पर भरोसा मत करना। और फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, हमने आईने को तोड़ दिया, पर शायद अब वो हर आंख में जीवित है। 3 दिन बीत चुके थे। लंदन की गलियों में अब भी वही कोहरा था, मगर इस बार कुछ बदला हुआ लग रहा था। लोग कहते थे कि कुछ शीशों में अजीब परछाइयां दिखती हैं, कभी अपनी नहीं, किसी और की। अखबारों में छोटे छोटे कॉलम आने लगे, सिटी मिरर सिंड्रोम, जब आईना सोचने लगे। पर हम जानते थे ये कोई बीमारी नहीं थी, ये वही चीज थी जो हमने ब्लूम्सबरी स्ट्रीट पर छोड़ी थी, वो टूटा हुआ आईना और उसके टुकड़ों में कैद चेतना। मैं, डॉक्टर वॉटसन, हर रात अपनी डायरी बंद करने से पहले शीशे को ढक देता था, पर फिर भी कई बार लगता था कोई मुझे देख रहा है। एक अजीब हत्या रात के 10 बजे बेकर स्ट्रीट के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोला। सामने खड़ा था इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड। चेहरे पर घबराहट थी। होम्स, उसने कहा, एक और हत्या हुई है, लेकिन इस बार हम शव का चेहरा पहचान नहीं पा रहे। होम्स तुरंत खड़ा हुआ। मतलब चेहरा विकृत था? लेस्ट्रेड बोला, नहीं, चेहरा था ही नहीं। मैं चौंक गया। क्या? हां, उसने कांपते हुए कहा, शव के सिर पर त्वचा थी, लेकिन कोई विशेषता नहीं। न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक चिकना चेहरा, जैसे मिटा दिया गया हो। ब्योमकेश, जो खिड़की के पास शांत बैठा था, धीरे से बोला, आईना अब चेहरों को अपना बना रहा है। होम्स ने टोपी उठाई। वॉटसन, लेस्ट्रेड, चलो, अब इस खेल को खत्म करना होगा। घटनास्थल हम लैम्बेथ स्ट्रीट पहुंचे। एक पुराना मकान, बंद खिड़कियां, अंदर मोमबत्ती की रोशनी और पुलिस का सन्नाटा। फर्श पर लेटा था एक आदमी। उसकी गर्दन पर अजीब नीले निशान थे, जैसे किसी विद्युत प्रवाह से जला हो। और हां, उसका चेहरा वाकई पूरी तरह साफ था, मानो किसी ने सावधानी से मिटा दिया हो। होम्स झुककर निरीक्षण करने लगा। देखो वॉटसन, उसने कहा, त्वचा पर किसी धारदार चीज का निशान नहीं है। मतलब ये भौतिक परिवर्तन नहीं, मनोवैज्ञानिक आवेग से हुआ है, जैसे मस्तिष्क ने खुद अपनी पहचान मिटा दी हो। ब्योमकेश बोला, मगर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? होम्स ने धीरे से कहा, अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में दूसरे की स्मृति प्रवेश कर जाए तो दोनों चेतनाएं एक दूसरे से टकरा सकती है, और दिमाग जब पहचान तय नहीं कर पाता तो वो स्वयं को मिटा देता है। मैंने भय से कहा, मतलब इस आदमी के अंदर किसी और की चेतना आई थी? होम्स बोला, संभावना है, और मुझे शक है कि ये चेतना डॉक्टर फॉल्कनर की है। एक नया सुराग कमरे की दीवार पर हल्की सी चमक दिखी। ब्योमकेश ने ध्यान से देखा। दीवार पर नमी के बीच उभरा था वही चिन्ह, 3 वृत्त और बीच में बिंदु, ट्रिनिटी सर्कल। फिर से वो बोला। होम्स ने तुरंत अपनी नोटबुक में उसे नाप कर उतारा, लेकिन इस बार चिन्ह अधूरा है, बीच का बिंदु गायब है। मैंने कहा, क्या इसका कोई अर्थ है? ब्योमकेश बोला, हां, इसका मतलब है कि मन अब शरीर से निकलकर किसी और स्थान की तलाश में है, यानी अब विचार भटक रहा है। लेस्ट्रेड ने घबराकर कहा, भटक रहा है? मतलब वो अब भी सक्रिय है? होम्स ने शांत स्वर में कहा, हां, और अगर उसने अपनी अगली मेजबान आत्मा चुन ली तो अगली लाश भी ज्यादा दूर नहीं है। उस रात बेकर स्ट्रीट में माहौल कुछ अलग था। होम्स ने अपने कमरे में 3 शीशे रखे थे, एक उसके सामने, 2 बाएं और दाएं। उसने कहा,
अगर ये चेतना प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से यात्रा करती है तो इसे वही फंसाया जा सकता है। ब्योमकेश ने पूछा, कैसे? तर्क से। होम्स बोला, आईना प्रकाश को उल्टा दिखाता है। लेकिन दो आईने मिलकर सच्ची दिशा लौटाते हैं। अगर मैं 3 आईनों में समान कोण पर प्रतिबिंब बनाऊं तो ये चेतना अपने ही भ्रम में फंस जाएगी। मैंने कहा, पर इसे आने कैसे दोगे? होम्स मुस्कुराया, वॉटसन, जब शिकारी जाल बिछाता है तो वो खुद को चारा बनाता है। घड़ी ने 12 बजाए। कमरा अंधेरा था, बस 3 आईनों की हल्की चमक। होम्स बीच में बैठा था और उसकी आंखों में वही दृढ़ता। ब्योमकेश और मैं पीछे खड़े थे। धीरे धीरे कमरे में ठंडी हवा चली। आईनों की सतह कांपने लगी। पहले एक धुंधली आकृति उभरी, फिर वही चेहरा, डॉक्टर फॉल्कनर का। तुम मुझसे क्यों नहीं मिटे, होम्स? आवाज आई। होम्स बोला, क्योंकि मैं सोचता हूं, इसलिए हूं। तो अब सोच कर दिखाओ, आवाज बोली। जब मैं तुम्हारे विचारों में आ जाऊं तो तुम कौन रहोगे? होम्स ने आंखें बंद की। आईनों में उसका चेहरा बदलने लगा। कभी फॉल्कनर, कभी होम्स, कभी दोनों का मिश्रण। मैंने चिल्लाया, होम्स, रुक जाओ। पर उसने हाथ उठाकर कहा, शांत रहो, वॉटसन। ये मानसिक लड़ाई है। फॉल्कनर की आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं हर आईने में जिंदा हूं। होम्स ने आंखें खोली और कहा, तो तुम्हें खुद को देखना होगा। उसने तीनों आईनों को घुमाया। अब हर आईना दूसरे का प्रतिबिंब दिखा रहा था और बीच में सिर्फ फॉल्कनर का चेहरा बार बार अनंत गुना होकर फंस गया। आईने की लहरें तेज होने लगी। आवाज गूंज उठी, नहीं, ये संभव नहीं। ब्योमकेश बोला, तुमने उसे उसके ही विचार चक्र में बंद कर दिया है। होम्स बोला, हां, अब वो खुद को अनंत बार देखता रहेगा और हर बार अपनी पहचान खो देगा। एक तेज आवाज हुई, आईने चटक गए। नीली चमक कमरे में भर गई। फिर सब कुछ शांत। जब हमने आंखें खोली, तीनों आईने टूट चुके थे। फर्श पर धातु की गंध थी। होम्स थका हुआ था, पर जिंदा। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? होम्स बोला, नहीं, अब असली पहेली शुरू हुई है। कैसे? मैंने पूछा। होम्स ने टूटी दीवार पर उभरे शब्द पढ़े। आई रिमेंबर योर फियर, शर्लॉक। वो शांत स्वर में बोला, मतलब उसकी स्मृति अब भी मेरे भीतर किसी रूप में मौजूद है। ब्योमकेश बोला, तो क्या तुम खुद अब उसका हिस्सा बन चुके हो? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, शायद। लेकिन यही तो खेल है। विचार और विचारक में भेद कब मिट जाता है, कोई नहीं जानता। अंतिम दृश्य अगली सुबह। लंदन पर सूरज की पहली किरण पड़ी। वॉटसन की डायरी में लिखा था, वो रात जब तर्क ने स्मृति को हराया। पर शायद तर्क भी स्मृति का एक रूप है। मैंने होम्स को देखा। वो खिड़की के सामने खड़ा था, चुप। उसके हाथ में टूटा हुआ शीशे का एक टुकड़ा था। उसमें हल्की चमक थी और उस चमक में क्षण भर को मैंने देखा, होम्स नहीं, डॉक्टर फॉल्कनर का चेहरा। मैंने झटके से आंखें बंद कर ली। जब दोबारा देखा, सब सामान्य था, पर होम्स मुस्कुरा रहा था। वॉटसन, उसने कहा, अगर कभी मैं खुद को भूल जाऊं तो याद रखना, सोचते रहना ही जिंदा रहना है। मैं कुछ कह नहीं सका, बस डायरी बंद कर दी। लंदन की सुबह हल्की धुंध में डूबी हुई थी, पर उस दिन की हवा कुछ अलग थी, जैसे कोहरा अपने भीतर कुछ छिपाए बैठा हो। मैं, डॉक्टर वॉटसन, हमेशा की तरह जल्दी उठा, पर जब मैंने कमरे में नजर दौड़ाई तो शेरलॉक होम्स अपनी कुर्सी पर नहीं था। वो मेज पर नहीं झुका था, नहीं वायलिन की कोई धुन बज रही थी। बस कमरे के बीच रखे शीशे के टुकड़े पर सूरज की किरण पड़ रही थी। मैंने धीरे से कहा, होम्स? कोई जवाब नहीं। मैंने ब्योमकेश के कमरे की ओर देखा। वो वहां था, खिड़की के पास शांत खड़ा, पर उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, आज कुछ बहुत बड़ा खुलने वाला है। गायब होम्स, हम दोनों ने पूरा घर छान मारा,
होम्स का कोई निशान नहीं, बस उसकी मेज पर एक कागज रखा था। एक ही वाक्य लिखा था, आईना जो दिखाता है वही नहीं होता। ब्योमकेश ने कहा, वॉटसन, तुम्हें याद है जब आईना टूटा था? उसके टुकड़ों में से एक होम्स ने अपने पास रख लिया था। हां, मैंने जवाब दिया। वो कहता था कि वो अब सिर्फ एक स्मृति का अंश है। ब्योमकेश बोला, अगर वो टुकड़ा अब भी सक्रिय है तो संभव है कि होम्स खुद उसी में समा गया हो। मैंने हैरानी से कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि होम्स अब इंसान नहीं रहा? ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। मैं यही नहीं कह रहा, वॉटसन। मैं कह रहा हूं कि वो अब शायद आईना ही है। वॉटसन की जांच। मैंने उस शीशे के टुकड़े को उठाया। जैसे ही उसे रोशनी मिलाया, उस पर हल्की सी परछाई उभरी। एक चेहरा, पहले धुंधला, फिर साफ, और हां, वही चेहरा था, शेरलॉक होम्स का। होम्स, मैंने चिल्लाया। टुकड़े से एक धीमी आवाज आई, शांत रहो, वॉटसन, मैं जिंदा हूं। बस रूप बदल गया है। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या क्या ये तुम ही बोल रहे हो? हां, आवाज बोली। फॉल्कनर का विचार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वो मेरे भीतर प्रवेश कर गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर अंत में हम दोनों एक हो गए। ब्योमकेश ने कहा, मतलब अब दो दिमाग एक शरीर में है? नहीं, आवाज बोली। एक विचार, दो रूपों में, एक तर्क से बना, एक स्मृति से। मैं दोनों हूं और कोई भी नहीं। फॉल्कनर का आखिरी पत्र उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। पोस्टमैन ने एक लिफाफा दिया जिस पर लिखा था, टू शर्लॉक होल्म्स और हुएवर रिमेंबर्स मी। हमने खोला। अंदर एक पुराना पत्र था, फॉल्कनर की लिखावट में। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरा प्रयोग सफल हुआ। मन अब सीमित नहीं। विचार रूप बदल सकता है, चेहरा पहन सकता है। मैं अब हर उस व्यक्ति में हूं जो मेरे बारे में सोचता है। और अगर तुम सोच रहे हो, होम्स, तो इसका मतलब है कि तुम भी मेरा हिस्सा हो। कमरा ठंडा पड़ गया। मैंने कांपते हुए कहा, मतलब जो कोई भी फॉल्कनर को याद करेगा वो उसका वाहक बन जाएगा? ब्योमकेश ने सिर झुका लिया। हां, और अब सबसे ज्यादा वह तुम्हारे जरिए जिंदा है, वॉटसन। संदेह की जड़ें दिन भर मैं बेचैन रहा। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे विचारों में झांक रहा है। मैंने आईने में देखा। कुछ पल के लिए मेरा चेहरा सामान्य था, फिर उसी में मुझे दिखा होम्स का प्रतिबिंब। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये भ्रम है। पर ब्योमकेश बोला, वॉटसन, अब सच को मानने का वक्त है। होम्स अब चेतना में है, शरीर में नहीं। और अगर हम उसे मुक्त नहीं करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार भी उसी के हो जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन कैसे? हमें आईने को खत्म नहीं करना होगा, ब्योमकेश बोला। हमें उसे स्वयं को पहचानने पर मजबूर करना होगा। अंतिम प्रयोग हमने फिर क्विन की पुरानी प्रयोगशाला तैयार की। फॉल्कनर की मशीन अब भी वही थी, बस धूल से ढकी हुई। ब्योमकेश ने उसे साफ किया और बिजली जोड़ी। कमरा रोशनी से भर गया। मैंने हाथ में वो शीशे का टुकड़ा लिया जिसमें होम्स की चेतना कैद थी। तुम तैयार हो, वॉटसन? ब्योमकेश ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मशीन चालू हुई। कांच की डिस्क घूमने लगी। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैली। आवाज आई, वॉटसन, पीछे हट जाओ। नहीं, मैंने कहा, अगर मुझे तर्क और स्मृति में से एक चुनना है तो मैं दोनों को मिलाकर इंसानियत चुनूंगा। ब्योमकेश ने चिल्लाया, अब। मैंने टुकड़ा मशीन पर रख दिया। प्रकाश फट पड़ा और सब कुछ सफेद हो गया। मौन के बाद जब मैंने आंखें खोली, ब्योमकेश मेरे पास झुका हुआ था। कमरा शांत था। मशीन बुझ चुकी थी। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर उठाया। हां, पर होम्स कहाँ है? ब्योमकेश ने कहा, वो चला गया। मतलब? वो बोला, जब रोशनी फैली उसकी चेतना बाहर निकली, लेकिन वापस नहीं आई। शायद उसने खुद को मिटा दिया।
ताकि फॉल्कनर का विचार खत्म हो सके। मैंने रोते हुए कहा, तो वो चला गया हमेशा के लिए? ब्योमकेश ने आईने के टूटे टुकड़े की ओर देखा। वो अब पारदर्शी था, बिल्कुल साफ, बिना किसी प्रतिबिंब के। शायद नहीं, उसने कहा, क्योंकि सच्ची स्मृति मिटती नहीं, बस बदल जाती है। अंतिम रहस्य 2 हफ्ते बाद। मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा, पर एक रात जब उसे बंद कर रहा था, मुझे लगा कोई पन्ने खुद ब खुद पलट रहे हैं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वॉटसन, अगर कोई कभी पूछे कि शेरलॉक होम्स कौन था, तो कहना, वो आदमी जो तर्क से सोचता था पर प्यार से याद रखा गया। नीचे हस्ताक्षर थे, शेरलॉक होम्स। मैंने चुपचाप डायरी बंद की और शीशे में देखा। मेरे पीछे एक परछाई थी, मुस्कुराती हुई। वही टोपी, वही निगाह, वही शांति। मैं मुड़ा, कोई नहीं था, पर दिल में एक आवाज गूंजी, याद रखना वॉटसन, आईना जो दिखाता है वही नहीं होता। उस दिन के बाद मैंने किसी आईने में कभी नहीं देखा, पर कभी कभी जब लंदन की सर्द रातों में कोहरा उतरता है और कहीं दूर वायलिन की धीमी धुन सुनाई देती है, तो मैं जान जाता हूं होम्स अब भी सोच रहा है,